वेब टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ के 16th वीडियो में आज हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि वेर, लेट और कॉन्स्ट। इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि वेर और लेट में क्या अंतर होता है, जावास्क्रिप्ट में किस टाइप का वेरिएबल ब्लॉक स्कोप वाला होता है, क्या हम कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वेर का उपयोग आजकल क्यों अवॉइड किया जाता है और कौन सा कीवर्ड वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करने देता है। तो ये सारे सवाल जो कि आपको सुनने में अभी हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहे हों, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये सवाल आपके लिए नए हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा क्विज़ होगा। जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उस क्विज़ में पूछे जाने वाले यही सारे सवाल आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका उपयोग करके। तो चलिए शुरू करते हैं समझना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि हमारे घरों के किचन में कंटेनर होता है। कंटेनर में हम अपनी चीनी, नमक, ठीक है, मसाले, ये सब किस में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स में हम डेटा रखते हैं। जैसे अपने घरों के कंटेनर में हम आटा, चावल, गेहूँ, ठीक है, चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें रखते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हमें नंबर, टेक्स्ट, बूलियन, ऑब्जेक्ट्स ये सब रखने होते हैं तो हम वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में डब्बे होते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं। उन्हीं वेरिएबल्स में हम डिफरेंट डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें हम कोई भी डेटा जैसे कि नंबर, टेक्स्ट, बूलियन, ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो इन्हीं वेरिएबल्स के माध्यम से ही हम डेटा को स्टोर कराते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। पहला नेम नाम का वेरिएबल जिसमें हमने राहुल नाम का एक स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, ठीक है। ये जो राहुल नाम है ये एक स्ट्रिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्ट्रिंग मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर का सेट है तो उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से एज नाम के वेरिएबल में हमने 25 स्टोर किया है और एज स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में एक बूलियन वैल्यू मतलब कि 2 ही वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो हमने इज स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में बूलियन वैल्यू स्टोर करी है। तो ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स में ये वैल्यूज़ हमने स्टोर कराई हैं। इसके बाद वेरिएबल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेना ज़रूरी है। जैसे कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे एक नाम या आइडेंटिफायर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब भी हमने कोई वेरिएबल बनाया तो वेरिएबल को एक नाम या आइडेंटिफायर हम देते हैं, ठीक है। और यह नाम उस कंटेनर या मेमोरी लोकेशन का पता होता है जहां हमारा डेटा रखा गया है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये 25 जो है डेटा है। तो ये डेटा कहाँ स्टोर किया गया है, ये डेटा स्टोर किया गया है मेमोरी में, ठीक है। अब इस डेटा को अगर हमें वापस अपने प्रोग्राम में दोबारा एक्सेस करना है तो इस लोकेशन का एड्रेस हमें याद होना चाहिए। लेकिन एड्रेस याद करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए नंबर याद करना मुश्किल होता है, लेकिन हम नाम आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसलिए इस 25 को एक्सेस करने के लिए हम एज नाम का सहारा लेंगे जो कि हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपको वेरिएबल को एक अच्छा सा नाम देना पड़ेगा, जो नाम आपको याद रहे और आप भविष्य में उस नाम का उपयोग करके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकें। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक टाइपिंग होती है, यानी वेरिएबल का टाइप बाद में बदला जा सकता है। मतलब कि एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल है, उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की जो कि नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा नाम के वेरिएबल में एक नंबर स्टोर कर दिया। अब उसके बाद में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन में हमने क्या लिखा है, console.log टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब ये हुआ, console.log मतलब होता है कि हम जब जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके कंसोल में कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम console.log लिखते हैं, ठीक है। console.log लिखने से हमें आउटपुट में
जो हमारा कंसोल विंडो होगा ब्राउज़र में, उसमें हमें आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। और आउटपुट में क्या दिखेगा, डेटा नहीं दिखेगा, डेटा की वैल्यू नहीं दिखेगी। हमने यहाँ लिखा है टाइप ऑफ डेटा, मतलब हम डेटा का टाइप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। इस डेटा नाम के वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है, हम उसका टाइप जानना चाह रहे हैं। तो हमें आउटपुट में मिलेगा नंबर, मतलब कि डेटा नाम के वेरिएबल में एक नंबर स्टोर किया गया है। अब हम क्या करेंगे, डेटा नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर कर देंगे और उसके बाद हम जब दोबारा उसका टाइप चेक करेंगे तो अब आउटपुट में हमें स्ट्रिंग मिलेगा। मतलब हमने क्या किया कि रन टाइम पे हमने किसी वेरिएबल का टाइप चेंज कर दिया। मतलब जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक टाइपिंग होती है, मतलब आप रन टाइम पे डेटा का टाइप चेंज कर सकते हो। इसके बाद में वेरिएबल का यूज़ प्रोग्राम में कैलकुलेशन, कंडीशन और डिस्प्लेइंग में किया जाता है। मतलब वेरिएबल का उपयोग हम किस में करते हैं, कैलकुलेशन में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में हमने वैल्यू स्टोर की, हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया। कैलकुलेशन में हमने क्या किया, वेरिएबल्स का उपयोग किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेइंग में हमने यहाँ पे वेरिएबल का उपयोग किया है। जैसे यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, सम की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डिस्प्लेइंग में भी हमने क्या किया, वेरिएबल का उपयोग किया। उसके बाद में कंडीशंस चेक करने के लिए हम वेरिएबल का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि सम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, अगर वो बड़ी है 25 से, तो हम प्रिंट कर देंगे सम इज़ ग्रेटर देन 25, या और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाके हम प्रिंट कर देंगे सम इज़ 25 और लेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का उपयोग करके कैलकुलेशन, कंडीशंस और डिस्प्लेइंग कर सकते हैं। उसके बाद में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, अब इस बात को हम समझते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में समझा था। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है कि वैर कीवर्ड का उपयोग करके हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। वैर कीवर्ड का उपयोग करके जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, सिर्फ फंक्शन के अंदर वैलिड होता है। कौन, अगर वैर कीवर्ड का उपयोग करके हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है टेस्ट वैर स्कोप, ठीक है। वैर का स्कोप हम टेस्ट करने के लिए फंक्शन हमने बनाया। अब इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि वैर टाइप का है, ठीक है। मतलब वैर का उपयोग करके हमने एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करना चाहें तब तो आसानी से इसकी वैल्यू हम अंदर प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वेरिएबल की वैल्यू हम इस फंक्शन के बाहर प्रिंट करना चाहें तो हमें एरर मिलेगा कि मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब आउटसाइड फंक्शन से हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वैर कीवर्ड का उपयोग करके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल को बस हम उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद रीडिक्लेरेशन अलाउड होता है, एक ही नाम से फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम वैर कीवर्ड का उपयोग करके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम सेम प्रोग्राम में दोबारा उसी नाम का वेरिएबल फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे प्रोग्राम में एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम वैर कीवर्ड का उपयोग करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वैल्यू बदल सकते हैं, जो कि ठीक है ना। अगर हमने वैर कीवर्ड का उपयोग करके एक वेरिएबल बनाया है और उसमें कुछ वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है तो उस वैल्यू को हम बाद में चेंज कर सकते हैं, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कोई बेकार प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन रीडिक्लेरेशन जो थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, और दूसरी बड़ी समस्या थी फंक्शन के अंदर ही हम वैर को एक्सेस कर सकते थे। ये दोनों प्रॉब्लम की वजह से मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वैर का यूज़ अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। जब आप अब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखें तो आप कोशिश करें कि आप वैर कीवर्ड का यूज़ ना करें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद जो अगला कीवर्ड है जिसका उपयोग करके हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो है लेट, मतलब लेट, ठीक है, जो कि मॉडर्न तरीका है। इसका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, सिर्फ ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसके अंदर वैलिड होता है, ठीक है। ब्लॉक स्कोप होता है लेट कीवर्ड का। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एक मैसेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट कीवर्ड की सहायता से, ठीक है। लेट का उपयोग करके हमने एक मैसेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने ये स्ट्रिंग जो है स्टोर कराई है। अब इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर सकते हैं अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन इस कर्ली ब्रैकेट के जब हम बाहर जाएंगे
तो हम इस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लेट का यूज़ करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप जो होगा वो ब्लॉक के अंदर ही होगा, इसको हम एक ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में रीड डिक्लेरेशन नहीं अलाउड, लेकिन वैल्यू बदल सकते हैं। तो रीड डिक्लेरेशन अगर अलाउड नहीं है तो अच्छी बात है, मतलब अगर हमने एक वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो हम सेम नाम का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने एक बार काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेट कीवर्ड की सहायता से। अब हम दोबारा अगर कोशिश करेंगे वही सेम चीज़ करने की तो एरर मिल जाएगी हमें, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हम वैल्यू बदल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोग्राम में वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलने की ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद में होस्टिंग नहीं, यानी डिक्लेयर करने से पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है तो बिना डिक्लेयर करे आप उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे नम हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है लेट की सहायता से, अगर हम इस यहाँ डिक्लेयर करने के पहले नम को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं होगा, हमें एरर मिल जाएगी। क्या एरर मिलेगी? रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशलाइजेशन। हमने अभी नम को नहीं डिक्लेयर किया, नहीं इनिशलाइज किया है, तो हम कैसे नम को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब आपने एक बार उसको डिक्लेयर और इनिशलाइज कर दिया, डिक्लेयर करना मतलब लेट नम आपने लिखा मतलब डिक्लेयर कर दिया, इनिशलाइज करना मतलब नम में आपने वैल्यू को स्टोर करा दिया। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करके। तो जब आपने डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन कर दिया तो आप उसकी वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर प्रिंट करा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का वो है कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट का स्कोप जो होता है वो भी ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही वैलिड होता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से एक ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने एक स्ट्रिंग रखी। इस ब्लॉक के अंदर तो हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर हम उसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो भी ब्लॉक स्कोप होता है। उसके बाद में अगर हमने कॉन्स्ट की सहायता से अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो रीड डिक्लेरेशन अलाउड नहीं होता है। हमने एक बार मान लीजिए कि पाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करके, तो पाई में अगर एक बार 3.14 आ गया तो हम उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, अब दोबारा डिक्लेयर करने जाएंगे तो आपको एरर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक बार डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट पाई लिख के, दोबारा आप डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से रीअसाइनमेंट भी अलाउड नहीं होता अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग कर रहे हैं। मतलब अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करके एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी है 7, तो आप उस वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको कांस्टेंट टाइप का बना दिया है। आपने ये वेरिएबल किस टाइप का बना दिया है? कांस्टेंट टाइप का। कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको वैल्यू चेंज कर दी है प्रोग्राम में या भविष्य में तो आप लेट कीवर्ड का यूज़ करिए। ठीक है, जो वैर है वो आउटडेटेड हो गया है, लेट जो है वो एडवांस है अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है। अगर आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करिए। उसके बाद डिक्लेयर करते समय वैल्यू देना कंपलसरी होता है जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिटी नाम का वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करके, तो उसमें हमने दिल्ली जो है वैल्यू दी है। ठीक है, सिटी के अंदर सिटी वेरिएबल में हमने दिल्ली वैल्यू दी है, तो हम आराम से उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि कॉन्स्ट कंट्री बस लिख के छोड़ दें, उसमें कुछ भी इनिशलाइज ना करें, तो ये गलत होगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप कॉन्स्ट की जगह वैर या लेट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्स्ट की जगह वैर या लेट यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके आप डिक्लेरेशन करते हैं तो आपको साथ में इनिशलाइजेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर कॉन्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट या एरे रखा है तो उसके अंदर के डेटा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल रेफरेंस को नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें 2 स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा और यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करके हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस सिंपल वेरिएबल की वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ देखा था डेज इन वीक, जो कि कॉन्स्ट कीवर्ड का सहारा लेके बनाया गया था, उसकी वैल्यू को हम बाद में अपडेट
नहीं कर सकते, लेकिन हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं जब ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल ना हो, ये एक ऑब्जेक्ट या एरे हो, तो हम इसके अंदर के डेटा को चेंज कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कॉन्स्ट के अंदर, ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट या एरे रखा है तो उसके अंदर के डेटा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल रेफरेंस को नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल बना हुआ है ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। आप इसके स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यूज़ पेयर होते हैं या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, और पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला नेम और एज, ठीक है, कि जो भी पर्सन होगा उसका नेम यहाँ पे लिखा है और उसका एज लिखा है यहाँ पे। तो अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पर्सन डॉट एज इक्वल टू 26 किया है, मतलब पर्सन की हम एज जो है, एज इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके वेरिएबल रेफरेंस को हम अपडेट नहीं कर सकते। मतलब हम चाहेंगे कि पर्सन का ये पूरा हम रेफरेंस ही चेंज कर दें तो ये संभव नहीं है। अगर हम एक बार पर्सन नाम का अगर हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं तो पर्सन नाम के इस ऑब्जेक्ट के इस रेफरेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि आप इसके अंदर के डेटा को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि हम कॉन्स्ट की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद में वेरिएबल के नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनका जो हम नाम रखते हैं उन नाम को रखने के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि नाम शुरू होना चाहिए लेटर से, डॉलर साइन से या अंडरस्कोर से, ठीक है। जब भी आपको नाम कुछ वेरिएबल का सोचना हो तो लेटर्स, डॉलर साइन और अंडरस्कोर, इन तीनों से आप शुरू कर सकते हैं। नाम में लेटर्स, नंबर, डॉलर्स अलाउड हैं, ठीक है। नाम के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि नेम और नेम अलग अलग माने जाएंगे। अगर स्मॉल एन से आपने नेम लिखा है और कैपिटल एन से आपने नेम लिखा है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। उसके बाद मीनिंगफुल और रीडेबल नाम यूज़ करें, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस है ये। मतलब कि जब भी आप वेरिएबल का नाम रखें तो आप उस नाम को कोशिश करें कि वो मीनिंगफुल रहे और रीडेबल रहे, मतलब आप उस नाम को पढ़ भी सकें आसानी से, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम पढ़ने में समझ में आ रहा है कि यूज़र का नाम है। काउंट पढ़ने में समझ में आ रहा है, अंडरस्कोर से हमने शुरू किया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम काउंट रखेंगे। प्राइस हमने डॉलर साइन का उपयोग करके किया है, हमको पता है कि हम इसमें प्राइस रखेंगे, ठीक है। हमने नेम डिक्लेयर किया और नेम डिक्लेयर किया, इस एक में स्मॉल एन है, एक में कैपिटल एन है, दोनों ही अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे और इन सब की वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं। ये सब वैलिड वेरिएबल नेम है। अब क्या अलाउड नहीं है, नाम नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई नाम लिखना है तो आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड जैसे कि वेर, लेट, इफ़, ये सब यूज़ नहीं कर सकते। जो भी रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से हैं आप जब पढ़ते जाएंगे आगे आपको समझ में आता जाएगा, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स के नेम में। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे वन नेम लिखा है, ये गलत है ना। वेर आपने यूज़ कर लिया वेरिएबल के नाम में, वो गलत है। यूज़र @ नाम का नेम कर लिया, ये भी गलत है। उसका सही क्या होगा कि आप अगर आपको नंबर यूज़ करना ही है तो आप नेम के बाद करिए, आप है ना, वेरिएबल का नाम लिखने के बाद आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, आप डॉलर साइन शुरू में यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है। बस आप स्पेशल कैरेक्टर्स और कीवर्ड्स के नाम को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के लिए। तो आज के इस वीडियो को अब हम कंक्लूड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि वेरिएबल्स का मतलब होता है डेटा को स्टोर करने का कंटेनर। डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है लेट और कॉन्स्ट रिकमेंडेड है, वेर का यूज़ करना आप अवॉइड करिए। नेमिंग में क्लियर मीनिंग और वैलिड रूल्स फॉलो करें। जब भी आप वेरिएबल्स का नाम लिखें तो क्लियर नाम लिखें, मीनिंगफुल नाम रखें और आप वैलिड रूल्स को, जो भी रूल्स हैं, फॉलो करें वेरिएबल्स के नाम को रखने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि वेर से बचें, आप वेर का उपयोग ना करें। कॉन्स्ट यूज़ करें अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और लेट का यूज़ करें अगर वैल्यू बदलनी है तो। ठीक है, तो अब समय हो गया एक छोटे से क्विज़ का। आपने ये पूरा वीडियो अगर देखा है
तो इस क्विज़ में वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। अब ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी इजी लगेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेयर और लेट में क्या अंतर है? अब आप ध्यान सोचिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि वेयर और लेट में क्या अंतर है। वेयर पुराना वाला वर्जन है, लेट नया वाला वर्जन है। तो हमने स्कोप की बात करी थी, ठीक है। तो वेयर में ब्लॉक स्कोप होता है क्या? नहीं, ठीक है। हमने देखा था कि वेयर में जो स्कोप होता है फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। बल्कि लेट में ब्लॉक स्कोप होता है, जबकि वेयर में नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में किस टाइप का वेरिएबल ब्लॉक स्कोप वाला है? तो कौन सा वेरिएबल ब्लॉक स्कोप वाला है? वेयर है, लेट है, कॉन्स्ट है, या बी और सी दोनों? तो हमने समझा था कि लेट और कॉन्स्ट दोनों का स्कोप ब्लॉक वाला होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या हम कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि कॉन्स्ट के अंदर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एरेज और ऑब्जेक्ट्स के अंदर का डेटा बदल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमने एरे या ऑब्जेक्ट बनाया हो कॉन्स्ट की सहायता से। वेयर का उपयोग आजकल क्यों अवॉइड किया जाता है? अगर इसको हम याद करें, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये तेज नहीं होता, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये कॉन्स्ट से होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ब्राउज़र में काम नहीं करता, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि क्योंकि ये ब्लॉक सपोर्ट नहीं करता, ब्लॉक स्कोप फॉलो नहीं करता, कौन? वेयर, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। कौन सा कीवर्ड वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करना देता है? तो हमने पढ़ा था कि लेट दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट में दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, वेयर में हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते थे किसी भी वेरिएबल का नाम को, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही सोचे अपने मन में, ओके। उसके बाद मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से। उस लिंक का उपयोग करके आप नोट्स जरूर डाउनलोड करिए और खुद से भी आप एक बार ज़रूर पढ़िए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।